स्टैटिस्टिक्स हम क्यों यूज करते हैं ये पहले देखते हैं। आपको इसका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला थियोरी का एग्जाम में, बट अगर हमको पता हो कि कोई टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं तो पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है ना। तो स्टैटिस्टिक्स हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड डेटा सेट दिया गया है, डेटा सेट या बहुत सारा डेटा, ये देखो ये बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे नंबर्स हैं। अगर हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड डेटा सेट दिया गया है और उसके बेसिस पे हमको डिसीजन लेना है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। स्टैटिस्टिक्स यूज करके हम वो डेटा को क्लासिफाई करके एक इजी फॉर्मेट में लिख सकते हैं या फिर वो पूरे डेटा को समराइज करके एक नंबर में भी दे सकते हैं। तो अगर हमें कोई डिसीजन लेने बोले, ये पूरा डेटा देखने बोले तो देखने में 1 घंटा चला जाएगा, लेकिन इसके जगह पे ये एक नंबर दिया और बोला इसके बेसिस पे डिसीजन लेना है तो इजी हो जाएगा ना। तो स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम यही करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, डेटा को समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं ताकि हमारा डिसीजन लेना आसान हो जाए। अरिथमेटिक मीन क्या होता है हमने 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी देखा था, पर एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए हम टप्पू सेना का एग्जांपल लेते हैं। टप्पू सेना का मैथ्स टेस्ट था 10 मार्क्स का, उसमें से ये उनके मार्क्स हैं। पिंकू को आए हैं 5 मार्क्स, सोनू तो बहुत स्मार्ट है उसको आए 10 मार्क्स, गोली खाना खाने में बिजी था तो उसको सिर्फ 3 मार्क्स आए हैं। तो टप्पू एक आइडिया निकालता है, वो बोलता है जब हमें मार्क्स पूछेंगे तो हम अपना अलग अलग स्कोर नहीं बताएंगे, हम उनको सिर्फ एक नंबर बताएंगे कि हमको एवरेज कितने मार्क्स आए, ठीक है। तो सबके मार्क्स जब एवरेज हो जाएंगे तो कोई हमें चिल्ला नहीं पाएगा। तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, टप्पू को मिले हैं 8 मार्क्स, ठीक है। तो टप्पू क्या बोलता है, मेरे 2 मार्क्स मैं गोगी को दे दूंगा। तो टप्पू के 8 में से बच गए 6 क्योंकि उसने गोगी को दे दिए। गोगी के पास 4 थे तो गोगी के पास 4 की जगह पे हो जाएंगे 6 क्योंकि उसको टप्पू के 2 मार्क्स मिल गया, है ना। अब सोनू के पास तो बहुत ज्यादा मार्क्स है, सोनू क्या बोलती है, मैं मेरे 3 मार्क्स गोली को दे देती हूँ। तो सोनू के पास 10 थे, उसने 3 गोली को दिए तो उसके पास 7 बचे और गोली को 3 मिल गए तो उसके पास कितने हो गए 6। सोनू बोलती है अभी भी मेरे पास सबसे ज्यादा है तो मैं 1 मार्क पिंकू को दे दूंगी। तो 7 में उसने 1 पिंकू को दिया तो उसके पास कितने बचे 6। पिंकू के पास 5 थे तो उसके पास कितने बचे 6। देखा, सबके पास 6 मार्क्स हो गए। कैसे, एक दूसरे में बांट के। तो एवरेज मतलब यही होता है, एवरेज मतलब सबका स्कोर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि सबके पास सेम वैल्यू आ जाए, यही होता है एवरेज या अरिथमेटिक मीन। आया समझ में। यहाँ पे बहुत कम लोग थे इसलिए हम मैन्युअली ऐसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करके कि 2 इसको दे दिया वो 3 ले लिया, बहुत इजी हो गया है ना। बट हम हमेशा ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमको दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं। तो पहले हम इन सारे मार्क्स का सम निकालेंगे। तो क्या आएगा, पहले लिखेंगे सम ऑफ ऑल स्कोर्स। तो कितना है 8 + 3 + 10 + 4 + 5 30। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स है 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स हो गया 5। अब मीन क्या होगा, मीन आएगा सम ऑफ ऑल स्कोर्स तो आ जाएगा सम ऑफ ऑल स्कोर्स है 30 और ये है 5। 30 डिवाइड बाय 5 क्या आ जाता है, 5 1 जा 5 6 जा, तो आंसर आ जाता है 6। तो मीन क्या आया 6 मार्क्स। तो जब जेठालाल टप्पू सेना को पूछते हैं कि आप लोगों को कितने मार्क्स आए मैथ्स में, तो सब लोग साथ में मिलके क्या बोलते हैं, हमें आए हैं 6 मार्क्स। समझ में आया कैसे आया एवरेज। एवरेज, मीन या अरिथमेटिक मीन, तीनों में से इसको कुछ भी बोल सकते हो। उसका फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल स्कोर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। बहुत ही सिंपल है, अच्छे से याद कर लो, ये हम बहुत यूज करेंगे। अब प्रैक्टिस सेट 11.1 का फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय 30 स्टूडेंट्स। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 30। फिल इन द बॉक्सेस एंड फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट। मतलब कोई बच्चे ने सिर्फ 1 सैपलिंग लगाया है, किसी ने 2 लगाया, कोई बहुत ही ज्यादा एक्टिव है उसने 4 सैपलिंग्स लगाए, हो सकता है कोई बहुत ज्यादा लेजी है उसने सिर्फ 0 सैपलिंग्स लगाए। लेकिन जब प्रिंसिपल आके टीचर को पूछेंगे कि हर बच्चे ने एवरेज कितना सैपलिंग्स लगाया, तो टीचर को क्या बताना है, टीचर को बताना है कि एवरेज हर स्टूडेंट ने इतना सैपलिंग्स लगाया। तो हमें टीचर को बताना है कि एवरेज कितना आया, तो हम ये एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे लिए टेबल में ऑलरेडी ऑलमोस्ट सब डेटा दिया गया है। पहला है
नंबर ऑफ सैपलिंग्स, मतलब किसने 1 लगाया, किसने 2 लगाया, किसने 3 लगाया, किसने 4 लगाया। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ सैपलिंग्स का स्कोर है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स समथिंग अकर्स इन गिवन डेटा, मतलब कितनी बार वो पर्टिकुलर चीज वो पूरे इंफॉर्मेशन में, डेटा में आ रही है। मतलब अगर 2 पूरे डेटा में 5 टाइम्स आ रहा है तो हम बोलेंगे 2 का फ्रीक्वेंसी क्या है? 5। अगर कोई डेटा दिया है आपको, जैसे कि इसमें 1 कितनी बार आ रहा है? 1 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब 1 का फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 का फ्रीक्वेंसी है 2। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आया? तो यहां पे नंबर ऑफ सैपलिंग के सामने फ्रीक्वेंसी दिया गया, मतलब एक सैपलिंग कितने लोगों ने लगाया? 4 लोगों ने। 2 सैपलिंग कितने लोगों ने लगाया? 6 लोगों ने। 4 सैपलिंग कितने लोगों ने लगाया? 8 पीपल। ठीक है, तीसरे कॉलम में हमने कैलकुलेट किया है FI इंटू XI। FI मतलब फ्रीक्वेंसी, XI मतलब जो भी नंबर ऑफ सैपलिंग का स्कोर था। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, मतलब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 जा 4 आ गया। वैसे ही 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 12। 6 2 12 होता है ना। फिर 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, देखो FI इंटू XI, मतलब FI इंटू XI, हर एक ये नंबर इससे, ये नंबर इससे। ठीक है, अब 12 इंटू 3 कितना होता है? 12 3 जा 36। फिर नेक्स्ट 8 इंटू 4 आ जाएगा 32। ठीक है, अब ये जो n दिया है ना यहाँ पे नीचे, n मतलब ये सबका टोटल। तो ये सबका टोटल करो जल्दी से। टोटल आ रहा है 30। ये तो ऑब्वियस है ना, 30 आएगा। क्यों? बिकॉज हमको ऑलरेडी वहां पे इंफॉर्मेशन दिया है कि टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो उसका आंसर तो 30 आएगा ना। 30 नहीं आ रहा है, मतलब आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक किया है। तो आप जाके चेंज करके फिर से डेटा काउंट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट FI इंटू XI का, यहाँ पे देखो ये साइन दिया हुआ है ऐसा, इसको साइन को बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है समेशन। समेशन का मतलब ये सबका सम। तो इसको लिखने का एक इजी तरीका ये है, इसको हम ऐसा लिख देते हैं सिग्मा। साइन समझ में आया कैसा है? FI XI। देख के बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन कुछ है नहीं। इसका मतलब होता है ये सबका सम। ठीक है, तो ये FI XI कैलकुलेट किया था। सिग्मा FI XI मतलब ये सबका सम। तो ये सबका सम कैलकुलेट करो। ये सबका सम आ रहा है 84। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या दिया है? मीन x बार। मीन x बार का फॉर्मूला हमने लिखा था सम ऑफ ऑल स्कोर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। उसको लिखने का एक और तरीका है ये वाला। सम ऑफ ऑल स्कोर्स मतलब सम ऑफ ऑल, समेशन सिग्मा, करेक्ट। तो समेशन FI XI अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स को हम क्या लिखते हैं? कैपिटल N। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे समेशन FI XI अपॉन N। तो यहाँ पे फॉर्मूला में यहाँ पे लिख दो। ये बहुत छोटा बॉक्स है, तो इसमें आप बॉक्स बड़ा करके यहाँ पे लिख सकते हो समेशन FI XI। ठीक है, अब समेशन FI XI क्या आया हमको? देखो वो आया है 84, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 84। और n कितना आया है? n है 30, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 30। इसको कैलकुलेट करो, 84 अपॉन 30, दोनों 3 के टेबल में जाता है, तो ये आ जाएगा 3 10 जा 30, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। 28 अपॉन 10 को मैं लिख सकता हूँ 2.8, तो यहाँ पे आंसर आ गया 2.8। तो आ गया देयरफॉर द एवरेज नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इज 2.8। अब आप सोचेंगे कि 2.8 ट्रीज कैसे लगा सकता है? कोई या तो 2 झाड़ लगा सकता है या 3 झाड़ लगा सकता है ना। तो जब एवरेज कैलकुलेट करते हैं वो डेसिमल में आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि 2.8 आंसर नहीं आ सकता। ओके, अच्छे से समझ में आया क्या किया हमने फर्स्ट क्वेश्चन में? हमने ये नया फॉर्मूला सीखा है, मीन x बार इज समेशन FI XI अपॉन कैपिटल N। अब यहाँ पे ये टेबल दिया है और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग टेबल शोज द इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स यूज्ड बाय 25 फैमिलीज ऑफ एकलारा विलेज। कितनी फैमिलीज है? 25 फैमिलीज इन अ मंथ ऑफ मे। कंप्लीट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूनिट दिया है, किसी ने 30 यूनिट्स किया, किसी ने 45, किसी के घर पे 2 AC है तो वहां पे 60, कोई पूरा दिन गीजर ऑन रख रहा है तो वहां पे 90, है ना। फिर कितने फैमिलीज ऐसे हैं जिन्होंने इतना यूनिट्स कंज्यूम किया? तो 30 यूनिट्स 7 फैमिलीज ने कंज्यूम किया, मतलब फ्रीक्वेंसी FI क्या हो गया? 7। 45 यूनिट्स 2 फैमिली ने किया, 90 यूनिट्स सिर्फ 3 फैमिली ने किया। ठीक है,
अब हमको एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करना है, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे क्या आएगा, 37 आ जाएगा 210, 45 2 आएगा 90, 6 8 48, तो ये आ जाएगा 480, 75 5 375, 93 270, है ना। अब ये सबका सम करना है। इसका सम आ रहा है 1425। अब यहाँ पे भी n मतलब ये सबका सम, ये सबका सम कितना आएगा, जल्दी से करो। अगर आपने दिमाग लगाया तो आपको समझ में आएगा, इसका सम 25 ही आएगा। चेक कर लो, इसका आया 25। ठीक है, तो हमने टेबल तो भर दिया। अब उसने पूछा है हाउ मेनी फैमिलीज यूज 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी। 45 यूनिट्स ये रहा, नंबर ऑफ फैमिलीज देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम क्या बोल सकते हैं 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी। कितनी फैमिलीज यूज कर रही हैं, 2, तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे 2। स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5। फ्रीक्वेंसी किसका 5 है, यहाँ पे देखो इसका फ्रीक्वेंसी 5 है। इसका स्कोर क्या है, देखो स्कोर मतलब ये जो होता है ना एक्सआई, एक्सआई मतलब स्कोर होता है। ठीक है, तो 5 किसका स्कोर है, 75 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 75। फिर नेक्स्ट पूछा है फाइंड एन। एन मतलब ये रहा, देखो यहाँ पे इसका सम एफ आई का, तो वो आ गया है 25। समेशन एफ आई एक्स आई वो भी हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, वो आ रहा है 1425, तो ये भी हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पूछा है फाइंड द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय ईच फैमिली इन द मंथ ऑफ मे। मीन कैलकुलेट करना है, तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम बोलते हैं मीन एक्स बार। फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताओ, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन। समेशन एफ आई एक्स आई का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो दिया है 1425 डिवाइड बाय एन कितना है, देखो एन यहाँ पे दिया है 25। अब इसको जल्दी से कट करो, क्या आएगा, 25 के टेबल में जाएगा ना, देखो लास्ट में 25 है इसमें, तो 25 1 ये आ जाएगा 25 5 125 एंड बचा बाद में 17, तो 25 7 175। तो क्या आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया 57। तो हम यहाँ पे इसके बाजू में लिख देंगे मीन क्या है 57। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हो एक्स बार इज 57। बच्चों यहाँ पे हमने मीन के बाजू में एक्स बार क्यों लिखा है, क्योंकि मीन को लिखने का एक और तरीका है एक्स बार। ये ऊपर जो डाला है ना इसको बार बोलते हैं। तो मैं अगर आपको बोलूँ y का मीन कैलकुलेट करो, तो आप क्या लिखोगे y बार। ठीक है, उसके ऊपर बार डाल दोगे, उसका मतलब वो हो गया मीन। आया समझ में। तो बच्चों ये लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। इस लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया। हमने देखा मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी का सम कैसे यूज करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 खत्म करेंगे और प्रैक्टिस सेट 11.1 हमारा खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 11.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अगर आपने वीडियो 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाके देख लीजिए। उसके बाद आप ये वीडियो देखिए ताकि आपको स्टैटिस्टिक्स एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखा था, मीन। ये जो बार ऊपर आप देख रहे हैं ना, इसको बार बोलते हैं, और ये शॉर्टकट है मीन लिखने का। तो पूरा वर्ड मीन नहीं लिखेंगे और सिर्फ लिखेंगे एक्स बार। इसका मतलब इसको आप देखेंगे तो आप सीधा पढ़ सकते हो, दिस इज मीन ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स बार का मतलब मीन ऑफ एक्स। तो एक्स बार मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल स्कोर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। और अगर आप टेबल बना के कर रहे हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना है। ये फॉर्मूला यूज करके हम बाकी के 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द 40 फैमिलीज इन भिलार आर एज फॉलोज। तो 40 फैमिलीज दी है और हर एक फैमिली में कितने मेंबर है वो दिया है। तो पहली फैमिली में 1 ही मेंबर है, दूसरे फैमिली में 6 मेंबर्स है, आगे कुछ फैमिली में 5 मेंबर्स है, किसी में 2 मेंबर है। ऐसी कितनी फैमिलीज है, टोटल 40 फैमिलीज है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ मेंबर्स ऑफ 40 फैमिलीज। अब बच्चों इसमें 2 मेथड है मीन फाइंड करने के। अगर इन्होंने प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं दिया होता तो आप मीन कैसे फाइंड करते, ये सारे स्कोर्स का सम निकालते।
सबको ऐड कर लेते, ठीक है, फिर उसका सम निकालते, फिर वो वाला फॉर्मूला यूज करते, मीन एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल स्कोर्स, मतलब जो सम निकाला अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, जो क्या है यहाँ पे 40 स्कोर्स है ना टोटल, तो आपको मीन मिल जाता। लेकिन उसने क्या बोला है, यू हैव टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल मतलब जो टेबल उन्होंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में बनाया था ना, वो अभी हमें खुद से बनाना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, और एक्चुअली फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने से आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स। तो पहले आपने एक कॉलम बना दिया नंबर ऑफ मेंबर्स का, उसको क्या बोलते हैं, xi। फिर उसके बाद हम टैली मार्क्स बनाएंगे। अब टैली मार्क्स आपने 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी किया था, लेकिन हम फिर से सीखेंगे कि टैली मार्क्स क्या होता है। फिर उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे fi, मतलब नंबर ऑफ फैमिलीज जो भी हैं जिसमें मेंबर्स वो दिए गए हैं, ठीक है। तो उसका फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, और उसके बाद fi इंटू xi कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको मीन कैलकुलेट करना है, और मीन के फॉर्मूला में क्या आता है, समेशन fi xi अपॉन n। fi xi यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे और n यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब सबसे पहले देखो, जो भी फैमिलीज है उसमें मेंबर्स कितने कितने हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है एंड 7 है ना। 8 9 कुछ नहीं है। तो आप फर्स्ट कॉलम में लिख दो कि कितने कितने मेंबर्स है उसमें है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये टैली मार्क्स क्या है, आपको काउंट करना है कि कितनी फैमिलीज है जिसमें 1 मेंबर है, फिर यहाँ पे हमें कुछ मार्किंग करनी है, ठीक है। तो पहले काउंट करो कितनी फैमिलीज है जिसमें 1 मेंबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये एक 1 है, फिर आगे जाके यहाँ पे 1 है, फिर टोटल 2 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे टैली मार्क्स में आप ऐसे 2 मार्किंग कर दोगे, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, कितने टैली मार्क्स हैं, 2, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2, क्योंकि 2 फैमिलीज है ना जिसमें 1 मेंबर है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कितनी फैमिलीज है जिसमें 2 मेंबर्स है, तो ये भी मार्क करो। यहाँ पे 2 मेंबर के लिए थोड़ा अलग साइन यूज करो। देखो 1 2, फिर 2 2, फिर 3 2, 4, फिर 5 2, फिर 6, फिर 7, फिर 8। एक भी 2 मिस किया है क्या मैंने, नहीं, तो 8। तो 8 अगर मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 8 टैली मार्क्स कैसे बनाएंगे, पहले 1 2 3 4 लाइंस बनाया। 5th वाला कभी इसके बाजू में ऐसे नहीं बनाते, ठीक है। 5th वाला इसके ऊपर ऐसे क्रॉस डाल के बनाते हैं। तो 5 लाइन हो गई ना, उसमें 4 लाइन ऐसी, फिर 5वीं लाइन उस पे ऐसी, तो ये 5 का एक बंच हो गया, ठीक है। ऐसा देखा ना, तो आप फटाफट से देख के सीधा बिना काउंट किए देख सकते हैं कि ये 5 ही है। तो 5 बन गया, मुझे 8 बनाना है, तो नेक्स्ट 3 में यहाँ पे लाइन बना दूंगा। तो ये टोटल 8 टैली मार्क्स हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मुझे काउंट करना है 3 कितना है, चलो चेक करते हैं। 3 के लिए फिर से मैं काउंट करना शुरू करता हूं। 3, दूसरा 3, तीसरा 3, चौथा 3, 5th 6th 7th, टोटल 7 दिख रहा है ना, तो फ्रीक्वेंसी मैंने उसका 7 लिख लिया। फिर यहाँ पे 1 2 3 4, 5th वाला कैसे बनाऊं, बाजू में एक और लाइन बनाऊं क्या, नहीं, उसके ऊपर एक लाइन ऐसे, लाइन बनाऊं क्या, नहीं, उसके ऊपर एक लाइन ऐसे, फिर 1 2 7 हो गया ना। चलो नेक्स्ट 4 का काउंट करो। अभी 4 यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 टाइम्स 4 है। एक बार देख लो 4 एक भी मिस नहीं हुआ ना, नहीं मिस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमने 8 लिख लिया, और 1 2 3 4, 5th वाला ऐसे डाला, 5 हो गए और 3, 1 2 3, तो 8 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 चेक करो। 5 का है 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 टाइम्स 5 है। तो 1 2 3 4, 5th वाला ऐसे 6 7। नेक्स्ट 6 का चेक करना है। 6 का क्या आएगा, देखो यहां पे एक 6 बचा है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 6 है ना। बाकी कहीं पे भी एक भी 6 बचा है नहीं, तो यहां पे मैंने लिख दिया 6, और 1 2 3 4 एक डाल दिया ऐसे, तो हो गया 5, और एक और, तो हो गया 6। अब 7 का देखते हैं। 7 कितना बचा है, देखो 1 2, 2 ही 7 है ना, तो यहां पे मैंने लिख दिया 2, और यहां पे 2 टैली मार्क बना दिया, ठीक है। अब इसका टोटल करके देखो,
इसका टोटल आ रहा है 10, 17, 25 प्लस 732 प्लस 638 प्लस 2 40 40 आना चाहिए था। 40 फैमिलीज है। देखो अच्छे से चेक करो, एक भी डेटा खाली रहा है क्या यहाँ पे? देखो मैंने सब मार्क कर दिया, इसलिए मुझे तुरंत समझ में आ गया, ज्यादा मुझे ढूंढना नहीं पड़ा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब मुझे कैलकुलेट करना है fi इंटू xi। fi इंटू xi मतलब fi ये है देखो, और ये है xi। तो जो भी रो है उसे मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या आएगा? 2 इंटू 1 आ जाएगा 2। फिर नेक्स्ट देखो 8 इंटू 2 विच विल बी 16। फिर ऐसे ही 7 इंटू 3 आ जाएगा 21। फिर 8 इंटू 4 विच विल बी 32। फिर 7 इंटू 5 विच विल बी 35। फिर 6 इंटू 6 विच विल बी 36। फिर आ जाएगा 2 इंटू 7 विच विल गिव मी 14। ओके, अब इसका सम निकालना है। सिग्मा याद है ना, समेशन, इसको समेशन बोलते हैं। समेशन fi xi मतलब ये एक एक fi xi कैलकुलेट किया, इस सब को ऐड कर दिया तो मुझे मिलेगा सिग्मा या समेशन fi xi, ये सबका सम। जल्दी से ऐड करो। तो इनको ऐड करके आ रहा है 156। तो ये जो टेबल बनाना, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। आया समझ में? तो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया। अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको कैलकुलेट करना है मीन। अब मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला आएगा? मैं लिख सकता हूं मीन एक्स बार, याद है ना, एक्स बार मतलब मीन ही होता है, इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। अब समेशन एफ आई एक्स आई क्या है? देखो यहां पे इट इज 156 और एन क्या है? 40। तो यहां पे आ जाएगा 156 अपॉन 40। अब नीचे 10 लेके आऊंगा तो इजी हो जाता है ना मेरा काम। तो दोनों 4 के टेबल में जाते हैं क्या? यस जाते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा 4 10 और ये हो जाएगा 4 3 12, फिर 3 बचा 36, 4 9 36। तो आया 39 अपॉन 10 विच इज नथिंग बट 3.9। तो मीन क्या आ गया? 3.9। वही पूछा है देखो यहाँ पे, मीन ऑफ मेंबर्स ऑफ 40 फैमिलीज। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ओके। तो x बार आ गया 3.9। फाइनल आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा अपना फाइनल आंसर, द मीन ऑफ द मेंबर्स ऑफ 40 फैमिलीज। जो पूछा है देखो, द मीन ऑफ मेंबर्स ऑफ 40 फैमिलीज इज 3.9। अच्छे से समझ में आया? ये जो टेबल बनाया इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। फिर इसमें से ये दो वैल्यूज यूज करके मैंने मीन निकाल लिया और वही था मेरा फाइनल आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करने का एक और मेथड क्या था? हमको मीन निकालने बोला था, तो हम ये सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है? सम ऑफ ऑल स्कोर्स, सबको ऐड किया, सारे 40 टर्म्स को लिखकर ऐड किया तो आंसर आया 156। फिर टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज क्या है? 40। अगर आप ये काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 तो ये भी 40 ही आएगा, ठीक है। तो वो आ गया 40। मीन एक्स बार का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल स्कोर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। सम ऑफ ऑल स्कोर्स क्या है? 156। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज क्या है? 40। ये देखो सम ऑफ ऑल स्कोर्स यहां से आया। 156 अपॉन 40 को कट करो, क्या आएगा कट करके? 4 10 40, 4 3 12, 4 9 36। 39 अपॉन 10 इज 3.9। सेम आंसर आया, ठीक है। चेक करने के लिए आप ये कर सकते हो, लेकिन ये मेथड चलेगा नहीं बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल। तो आपको टेबल तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन मीन निकालने का ये भी मेथड है। अगर प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं दिया होता तो आप ये मेथड यूज कर सकते थे जो आपने बचपन में सीखा था। दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट्स सबमिटेड बाय मॉडल हाई स्कूल नंदपुर इन लास्ट 20 years एट द स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन इज, ये 20 डेटा पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि 20 years का डेटा है ना। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ द डेटा। तो ये जो भी डेटा दिया है इसका मीन निकालना है। अगर फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं दिया होता तो हम अपना नॉर्मल मेथड यूज कर सकते थे, बट फ्रीक्वेंसी टेबल का मेथड भी बहुत ही सिंपल है। चलो टेबल बनाते हैं। तो इसमें मैंने xi क्या लिख दिया? नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो ये साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट्स हो या फलाना टीम का, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको चाहिए सिर्फ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, क्योंकि देखो ये नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है ना। फिर टैली मार्क्स बना दिया, फिर उसके बाद नंबर ऑफ इयर्स।
मतलब कौन से साल में कितने प्रोजेक्ट्स हुए हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, मतलब वो प्रोजेक्ट कितनी बार आया है। फिर FI इंटू XI। ये जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ा संभाल के करना। देखो कैसा है कि यहाँ पे क्या क्या डेटा पॉइंट है, या तो कोई साल में एक प्रोजेक्ट सबमिट हुआ है, या 2 या 3 या 4, उससे ज्यादा है क्या कहीं पे, हाँ 5 के बाद नहीं है ना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है उसका मतलब ये है कि एक प्रोजेक्ट कितनी बार सबमिट हुआ है, टोटल कितने साल में एक प्रोजेक्ट सबमिट हुआ है, फिर 2 प्रोजेक्ट कितने साल में सबमिट हुआ है, ठीक है। तो चलो डेटा प्लॉट कर लेते हैं, क्या आएगा, 1 2 3 4 5, टोटल इतने ही है ना। देखो फिर टैली मार्क्स बनाएंगे, 1 का शुरू करते हैं। 1 देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, तो मैंने 1 का फ्रीक्वेंसी 3 लिखा और यहाँ पे 3 टैली मार्क बना दिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 2, तो 2 आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो 2 6 टाइम्स आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख लिया, और 1 2 3 4 5 ऐसे बनाएंगे, और 6, याद है ना 6 टैली मार्क्स ऐसे बनाएंगे, 5 का एक बंच आता है। नेक्स्ट देखो 3 यहां आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम 3 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब 4 का चेक करो, 4 एक बार 2 बार 3 बार, टोटल 3 बार आ रहा है, तो 4 3 बार आ गया, तो 3 टैली मार्क आ गए उसके। नेक्स्ट 5 देखो, 5 1 2 5 2 बार ही आ रहा है, ठीक है, तो 5 मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया और उसके 2 टैली मार्क बना दिए। सिंपल है ना। अब ये सबका टोटल कर लो, टोटल कितना आएगा हमको ऑलरेडी पता है, 20 इयर्स का डेटा है, तो 3 + 6 9 + 6 15 + 3 18 + 2 20, तो इसका टोटल आ गया 20। अब FI XI मतलब ये FI इंटू XI ये वाले रो के लिए, फिर ये वाले रो के लिए ये FI और ये XI, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लीकेशन करना शुरू करो। पहला आएगा 3 × 1, तो आ गया 3, फिर आएगा 6 × 2, तो उसका आंसर आएगा 12, फिर आएगा 3 × 6, तो आ जाएगा 18, फिर आएगा 4 3s तो आएगा 12, फिर आएगा 5 2s तो आ जाएगा 10। अब समेशन FI XI मतलब ये सारे FI XI का सम कितना आता है, सम आ रहा है 55। क्या पूछा है, पूछा है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, तो टेबल तो बन गया। अब फाइंड द मीन ऑफ द डेटा, तो मीन का फॉर्मूला हमको पता है, मीन x बार इज समेशन FI XI अपॉन n। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू आएगा समेशन FI XI का 55 और इसका वैल्यू आएगा 20। अब इसको कैलकुलेट करो जल्दी से, क्या आता है, 5 4s 20, 5 11s 55, डिवाइड करके देखो क्या आएगा, डिवाइड करके ऊपर देखो मैंने डिवीजन किया है, 11 डिवाइड बाय 4 क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 2.75, तो यहाँ पे मीन क्या आ गया 2.75। तो आगे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं x बार इज इक्वल टू 2.75। अब फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा द मीन ऑफ द गिवन डेटा। देखो फाइंड द मीन ऑफ द डेटा, द मीन ऑफ द गिवन डेटा जो हमको डेटा दिया गया है इज 2.75। आया समझ में, सिंपल है ना काफी। तो बच्चों यहां पे हमारा प्रैक्टिस सेट 11.1 खत्म होता है। प्रैक्टिस सेट 11.1 के 2 वीडियोस बनाए मैंने, ये सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2